हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सब चल रही होगी। और अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इतना पावरफुल हथियार है जिसका प्रयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आब्यू। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। आब्यू का बेसिक्स, जैसे आब्यू क्या होता है, आब्यू का आर्डर क्या चीज़ है, आब्यू में कितने एलिमेंट है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या चीज़ है, ट्रेस क्या चीज़ है। इस चीज़ों को हम लोग टर्मिनोलॉजी, सभी टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, साथ में उनके कुछ प्रकार को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आब्यू होता क्या है। देखिए, आब्यू होता क्या है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आब्यू का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए आब्यू को रिप्रेजेंट करने का अपने पास तीन तरीका है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का अपने पास तीन तरीका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो तरीका है वो ये है। ठीक है, ये एक मेथड हो गया रिप्रेजेंट करने का आब्यू को। दूसरा मेथड है अपने पास ये, और तीसरा मेथड है अपने पास ये तीन तरीके हैं आब्यू को रिप्रेजेंट करने के, लेकिन ज्यादातर आपको इसका प्रयोग मिलता दिखाई देगा। ठीक है, बट इन तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आब्यू का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अब जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं अब इसके बीच में ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया हो XYZ 012 एंड 354। अब ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इन आब्यू इनके नोटेशन के बीच में, रिप्रेजेंटेशन के बीच में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? रो और कॉलम के रूप में लिखे जाते हैं, और उनमें कामा सेपरेटेड वैल्यू नहीं होती है। हर एक का अपना एक लोकेशन होता है। देखिए यहाँ पे कामा कामा नहीं लगा हुआ है, हर एक का क्या है कि लोकेशन है, उसको भी हम लोग बात करते हैं। और रो और कॉलम के रूप में भी ये लोग लिखते हैं। अभी पहले आप समझ लीजिए कि आब्यू का रिप्रेजेंटेशन एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, बट उनमें से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका जो है ये है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का। अब हम लोग बात करते हैं आब्यू होता क्या है। देखिए, आब्यू बेसिकली एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का। कैसे? रो और कॉलम में। आब्यू बेसिकली एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का। कैसे? रो और कॉलम के रूप में। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, संख्याओं का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? आब्यू कहलाता है। आब्यू सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था है कि हम लोग संख्याओं को किस तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ उनको रख रहे हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग कैसे कैसे उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, यही एक आपका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप क्लास में चलते हैं तो प्रेयर होती है। प्रेयर में क्या होता है कि टीचर कहते हैं आप लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाइए, तो वहाँ पर जो आप लोगों का अरेंजमेंट होता है उसको आप मैट्रिक्स कह सकते हैं। जो आप क्लास में चलते हैं तो उसमें बेंचेज लगी होती हैं, आप लोग तीन स्टूडेंट या चार स्टूडेंट एक बेंच पे बैठते हैं, फिर अगले स्टूडेंट अगले बेंच पर आप लोग ऐसे ऐसे बैठते चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म, रो और कॉलम के रूप में अरेंज हो रहे हैं, तो वही अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है? आब्यू। ठीक है, आब्यू क्या है? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? नंबर्स का। कैसे? रो और कॉलम के रूप में। राइट, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, रो और कॉलम क्या चीज होती है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, रो का मतलब होता है हिंदी में पंक्ति, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। रो आप जब ऐसे चलेंगे किसी आब्यू में उसे हम लोग रो कहेंगे, और जब आप इस तरीके से चलेंगे उसे हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, रो का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली चलना है, और कॉलम का मतलब ऐसे वर्टिकली आना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास ये चीज है, मेरे सामने ये चीज, ठीक, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा गया है तो ये आपका हो जाएगा रो, और अगर ऐसे रखा गया है तो ये हो जाएगा कॉलम। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक, देखिए आब्यू ऐसे लिखा जाता है। आब्यू ए मान लेते हैं, इस आब्यू का नाम ए है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसमें कौन सा रो है? देखिए इसी के सामने से ऐसे देखिए ये, ठीक, हॉरिजॉन्टली यही चीज है। और अगर मान लेते हैं आब्यू इसके जो आंख ये है, ठीक है, तो इसके सामने आपको हॉरिजॉन्टली चलना है, तो ये चीज इसे हम लोग कहेंगे रो, और इसके सामने आप वर्टिकली खड़े हो जाइए इसे हम लोग कहेंगे कॉलम। देखिए एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ठीक है, तो जब आप हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो वो हो जाएगा रो, और जब वर्टिकली आएंगे वो हो जाएगा कॉलम। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता रहे हैं। तो इसमें कितना रो है? एक रो ये है, ठीक है, और एक दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि इसे पहला कॉलम, इसे दूसरा कॉलम, इसे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ऐसा नहीं। ऊपर से पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो। ठीक है, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ से आप नहीं शुरू कर सकते, या उधर से आप नहीं आ सकते। इसी पॉइंट से आपको चलना है। इधर आप चलेंगे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इधर चले पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक है, देखिए कॉलम ऐसे, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। रो, ये आपका पहला रो हो गया, फिर दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रो हो गया। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हम लोग उनके अंदर नंबर्स को लिखते हैं। अच्छा, अब देखिए को आर्डर की बात करते हैं हम लोग। आब्यू का रिप्रेजेंटेशन हो गया, आब्यू किसे कहते हैं ये हो गया, और आब्यू में रो क्या चीज होती है, कॉलम क्या चीज होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की चीज। ठीक है, देखिए कोई भी एक आब्यू होगा उसका कोई ना कोई एक आर्डर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रो और कॉलम होते हैं, और आर्डर को रो और कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक जनरल आपके पास आब्यू है, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स है, उसका एक आर्डर होता है, उसको हम लोग दर्शाते हैं एम ग्राफ में, एम के रूप में। समझिए आराम से। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये आब्यू है, इसमें आप इसका आर्डर आपको बताना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका आर्डर क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आपको रो चेक करना है, कितना रो है। ठीक है, इसमें चेक करिए कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रो है ना। आप यहाँ लिखिए 3, क्रॉस लगाइए, कॉलम गिनिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, आप यहाँ लिख दीजिए 3। तो ये हो गया एक इस मैट्रिक्स का आर्डर। हर एक मैट्रिक्स का एक आर्डर होता है जिसको यम क्रॉस में एन के रूप में लिखा जाता है। यम क्या चीज होता है, नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ में कॉलम। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, और इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ में कॉलम। ठीक है, तो ठीक है, नंबर ऑफ रोज एम का मतलब हो गया, और एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ में कॉलम। तो इस आब्यू में कितनी रो है, 3, कितनी कॉलम है, 3, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस में 3। मान लीजिए किसी आब्यू में 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, 2 पंक्तियां हैं यानी 2 रो हैं, 3 कॉलम है, इस तरीके से, तो उसका आर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस में 3। पहले आप रो का नंबर लिखेंगे, फिर आप कॉलम का नंबर लिखेंगे, पहले कॉलम का नंबर नहीं लिखेंगे। इस चीज को आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए कि इसको भी हम लोग एक मतलब मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 0 1, ये एक आब्यू है। ठीक है, ये एक आब्यू है। इस आब्यू का आर्डर आपको बताना है। ठीक है, इस आब्यू का आर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप उसमें चेक कीजिए कितने नंबर आप रोज हैं। तो एक रो, दो रो, एक रो, दो रो, कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम। ठीक है, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस में 2। पहले रो लिखिए, फिर कॉलम को लिखिए। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लोग लेके देखते हैं। देखिए क्लियर होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से कोई एक आब्यू है। इस आब्यू का आपको आर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपको काम करना क्या करना है कि रो गिनना है। यहाँ पे एक रो है, दो रो, ऐसे आप बनाइए, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम और 3 कॉलम। तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस में 3। 2 क्या चीज है, नंबर ऑफ रोज, और 3 क्या है, नंबर ऑफ में कॉलम। यहाँ पे आप इस देखिए इसका आर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस में 3। और उस 2 क्रॉस 3 को आपको इस आब्यू को जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी दाईं साइड में नीचे आके आपको लिख देना है इस तरीके से। ये आब्यू है, इसका आर्डर कितना है, 2 क्रॉस में 3। और उस आर्डर को आपको उसी आब्यू के बगल में दाहिने हाथ पे जो नीचे लिखा, नीचे आप लिख देते हैं। देखिए 2 क्रॉस में 3 का मतलब 3 क्रॉस में, अच्छा 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस में 2 में क्या अंतर है। 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस में दोनों सेम चीजें शो नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग चीज शो कर रही हैं। 2 क्रॉस 3 आपको शो करता है कि इस आब्यू में 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, जबकि ये शो कर रहा है कि इस आब्यू में जो जिस आर्डर का ये आब्यू है, इस आर्डर का ये आब्यू है, उस आब्यू में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। यानी 2 क्रॉस 3 को आप 3 क्रॉस मतलब 2 क्रॉस 3 को आप 3 क्रॉस में 2 नहीं लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये शो कर रहा है कि उस आब्यू में 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, जबकि ये शो कर रहा है कि उस आब्यू में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, जैसे इस और देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं। ठीक है, बढ़िया से, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हम लोग तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास 1 2 3 5 11 15 ये अपने पास एक आब्यू है। ठीक है, इस आब्यू का आपको आर्डर बताना है। तो इस आब्यू का आर्डर कितना है, रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है। तो 3 क्रॉस में कितने कॉलम है, 1 2, 1 2, 3 क्रॉस में 2। तो इसका आर्डर हो गया हर एक, पहला नंबर तो हर एक आब्यू का एक आर्डर होता है, हर एक आब्यू का एक आर्डर होता है। वो आर्डर कैसे लिखा जाता है, यम क्रॉस में एन रूप में। यम क्या होता है, नंबर ऑफ में रोज, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो एन यहाँ पे यम क्या है, नंबर ऑफ रोज, 3 क्रॉस में कॉलम 2। तो इस तरीके से लिखा जाता है। और यम क्रॉस एन का मतलब एन क्रॉस एन नहीं होता, दोनों अलग अलग चीजें शो करती हैं, दोनों मतलब अलग अलग डिफिनीशन शो कर देती हैं। इसका मतलब 2 रो
3 कॉलम, इसका मतलब 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, मान लेते हैं 5 क्लास में 6 होता, इसका मतलब 5 रो 6 कॉलम। 7 क्लास में 8 होता है, 7 क्लास में 2, मान लेते हैं 7 क्लास में 2 होता, मतलब 7 रो 2 कॉलम। 1 क्लास में 3 होता, मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझना है। तो मतलब पहले रो है, उसके बाद कॉलम है, आप कॉलम को पहले रो को बाद में नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज हो गया रो। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट को कैसे हम लोग गिनते हैं कि किसी आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपना एक आव्यूह है, इस आव्यूह का ऑर्डर है 3 क्लास में 2। आपको बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप सिंपल सा जो ऑर्डर है उसी का गुणा कर दीजिए। जैसे कि इस आव्यूह में इसका ऑर्डर है 3 क्लास में 2, आपको नंबर फाइंड करना है कि सॉरी एलिमेंट। अच्छा, जो आव्यूह के अंदर लिखे गए होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो आव्यूह के अंदर लिखे गए होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर मतलब बताना है कितना एलिमेंट इसमें उपस्थित है। तो आप उस जो ऑर्डर आपका है उसी का आप पूरा कर दीजिए, तो वो पता चल जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट है। 3 गुणे 2 यानी 6, यानी इस आव्यूह में 6 एलिमेंट है। यहाँ पे आइए, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 मतलब 6। देखिए इसे पढ़ेंगे 2 क्लास में 3, जब आपको एलिमेंट कितने हैं ये फाइंड करना हुआ तब आप उसका गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तब आप गुणा करेंगे 2 इंटू 3 मतलब 2 गुणे 3 मतलब 6, यानी 6 एलिमेंट है। देख गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ एक आव्यूह है जिसमें एक आव्यूह है जिसका ऑर्डर है 12 गुणे 6, सॉरी 12 क्लास में 6। एक आव्यूह है जिसका ऑर्डर है 12 क्लास में 6, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? आपको सिंपल से 12 और 6 का गुणा कर देना है, वो हो जाएगा कितना 12 6 72। ठीक है, सिंपल से आपको ये करना है। और जो यम और एन जो लिखे गए हैं उनको आप गुणा कर दीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितने उसमें एलिमेंट उपस्थित हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आव्यूह को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आव्यूह का मतलब क्या चीज है, आव्यूह का एलिमेंट क्या चीज होता है, आव्यूह के एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर क्या चीज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, रो क्या चीज होता है, कॉलम, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं और नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मत चलिए। अच्छा, देखिए क्या होगा ना कि जब आप थोड़ा बहुत नोट कर, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, केवल डिफिनीशन नोट करनी है। डिफिनीशन नोट करके आपको ये लिख देना है कि आव्यूह का मतलब अरेंजमेंट होता है। रो और कॉलम तो आप सिंपली समझ गए होंगे। यम क्रॉस एन आपको नोट कर लेना है। यम क्रॉस एन का मतलब ये आर्डर को शो करता है। उसके बाद आपको एक चीज और नोटिस कर लेनी है कि यम इंटू यम, जो कि आपको बताता है किसी आव्यूह में जिसका आर्डर यम क्रॉस एन है उसमें कितने एलिमेंट है। बस यही आपको 3 लाइन लिख लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप बनाएंगे, हाँ ये सब एग्जाम्पल मत नोट करिए, ये तो बताने के लिए है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि उनके प्रकार पे। ठीक है, आव्यूह के प्रकार पे हम लोग बात करते हैं। देखिए आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले बता दीजिए इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह अरेंजमेंट है। आव्यूह का एलिमेंट क्या चीज है, उसके अंदर जो नंबर्स लिखे गए उनको एलिमेंट बोलते हैं। आव्यूह का ऑर्डर क्या चीज है, आव्यूह का ऑर्डर ये दिखाता है कि उसमें कितने कितनी रोज है, कितनी कॉलम है। ठीक है, और कैसे उसमें नंबर फाइंड करते हैं, कैसे इसमें कितने एलिमेंट है कैसे फाइंड करते हैं। आप ऑर्डर का जो यम क्रॉस एन है उसका गुणा कर दीजिए। तो ये चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से इफर्ट लगाइए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं आव्यूह के प्रकार पे। अच्छा, ये चीज आप आव्यूह के प्रकार पे इतना ध्यान दे दीजिए कि आप एक बार भी अगर आव्यूह का प्रकार पढ़ लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आव्यूह का जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे बात करते हैं टाइप्स, क्या बात करते हैं हम टाइप्स की। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है क्षैतिज आव्यूह। क्या चीज होता है, क्षैतिज आव्यूह। देखिए क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या चीज है, मैंने आपको बताया। ये देखिए आपकी आंखों के सामने ऐसे चलता जाए चीज, आपकी आंखों के सामने ऐसा चीज चलता जाए उसे आप बोलते हैं क्षैतिज, और अगर ऐसे खड़ा हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। नाम से मतलब है, मतलब ऐसा आव्यूह जो आपको क्षैतिज दिखाई दे। डिफिनीशन ये नहीं है, अभी बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा है कि वह आव्यूह जो आपको क्षैतिज दिखाई दे। ठीक है, अब क्षैतिज कैसे दिखाई देगा, जब यम मतलब नंबर ऑफ रोज कम होंगी। तो डिफिनीशन ये कहता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का कि ऐसे वह आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या यानी स्तंभों की संख्या से कम हो, वह आव्यूह आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। देखिए इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप नोट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए कि यम इज लेस देन यन। यम इज लेस देन का मतलब क्या है, यन शो करता है नंबर ऑफ रोज और यन शो करता है नंबर ऑफ कॉलम।
यम इज लेस देन, इसका मतलब क्या होता है, इज लेस देन। जहाँ मुखौटा जा रहा होता है उसका मतलब बड़ा, देखिए मुखौटा इसकी तरफ चल रहा है, इसका मतलब ये जो चीज़ है बड़ी है, ठीक है। और जहाँ त्रिशूल चल रहा होता है उसका मतलब कम, सॉरी छोटा। तो यम इज लेस देन, यानी इसका मतलब हो गया यम इज लेस देन, यानी इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक आव्यूह है 0 x 1 2 5 4, ठीक है। ये चीज, ये अपने पास एक आव्यूह है। इसमें देखिए कितनी रो हैं, 2 रो हैं, एक रो ये हो गया, एक रो ये। कितने कालम है, एक कालम ये है, एक कालम ये है, एक कालम ये है। यहाँ पे 2, यम का मान कितना है 2, यन का मान कितना है 3, यम इज लेस देन यन, मतलब 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है। अगर 2 3 से छोटा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, यानी ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, आपको सबसे पहले देखना है कितनी रो हैं 2, कितने कॉलम है 3, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ 2 3 से छोटा है, यानी ये जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या चेक करना है फिर से एक बार कि नंबर ऑफ रोज, क्या नंबर ऑफ कॉलम से कम है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम है, तो वह आपका जो आव्यूह है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। देखिए मान लेते हैं अपने पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर 0 1 2 A1 0 एंड 0, ये अपने पास एक आव्यूह है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये आव्यूह जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है नहीं। सबसे पहला काम देखिए, डिफिनीशन आप याद रखेंगे तो काम क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन से आगे कुछ मत भागिए, ठीक है। डिफिनीशन क्या कहता है, आप नंबर ऑफ रोज करिए। डिफिनीशन ये कहता है कि यम का मान यन से कम होना चाहिए। तो मैं यम का मान चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ यम का मान मुझे 1 2 3 पता चला, यानी यम का मान कितना है 3, और कॉलम का मान कितना है 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम है। तो यन का मान कितना है 4, तो 3, मतलब यम का मान यन से छोटा है, मतलब ये आव्यूह क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्या चेक करना है, क्या पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम है। अगर हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि यम का मान यन से कम है, तो आव्यूह कैसा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। नोट कर लीजिए, यही आपको नोट करना है बस, यम इज लेस देन यन। इतना नोट नहीं कर सकते भाई साहब, फिर 3 घंटा एग्जाम में कैसे बैठेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मैथ इमेजिनेशन, तो जो एग्जाम्पल है उसका पूरक है, हर एक कॉन्सेप्ट का एक पूरक होता है जिसे उसका एग्जाम्पल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, बात करते हैं इसी का अपोजिट एकदम, जहाँ पे यम का मान यन से बड़ा होगा। अब सोचिए यम का मान अगर यन से बड़ा हो जाएगा, तो इसका आप एक मतलब एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में बनाइए। तब तक मैं यहाँ आपको बताता हूँ। वर्टिकल मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स एकदम अपोजिट है जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपके सामने ऐसा कुछ खड़ा हुआ हो, ठीक है। ये चीजें देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ना। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, वह आव्यूह जो है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इसको लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यम इज ग्रेटर देन यन। यम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल को देख लेते हैं यहाँ। चलिए बताइए, ये आपका जो है कि वर्टिकल मैट्रिक्स का है नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स है या नहीं है, आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज। कितनी रो है 2, कितनी रो है 2, कितना कॉलम है 1, 2 का मान तो 1 से बड़ा है, यानी 2 पंक्तियां हैं 1 कॉलम है, ठीक है। यम का मान ज्यादा है, मतलब ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, और दिखाई भी दे रहा है, देखिए ऐसे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज है वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज का मान ज्यादा होना चाहिए, किससे, नंबर ऑफ में कॉलम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 कॉलम में 2 पंक्तियां हैं, इसका मतलब ये कैसा है, आपको वर्टिकल मैट्रिक्स है। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 8 7 0 x a, ऐसा नहीं 0 x, ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, कितने कॉलम है 1 2 3, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या ज्यादा है कॉलम से, इसका मतलब ये वर्टिकल है। अभी इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं 0 या 1 या कुछ और, ठीक है। इसको यहाँ पे हटा दे, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 0 या 1 या कुछ भी, तो देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे तब 3 रो हो जाते हैं और 4 कॉलम हो जाते हैं, तो वो तो डिफिनीशन हो जाती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की।
ठीक है। तो यहाँ पे आप हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम परिभाषा बता रहे हैं किसकी, हम परिभाषा बता रहे हैं वर्टिकल की, ठीक है, 0x। तो ये चीज़ हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यही पता रहेगा तो आप एग्जाम में फोड़ देंगे पक्का, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ बने रहिए बस। अच्छा, अब आपका हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए अब हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। ये आपका 2 था, अभी हम 3 पढ़ने जा रहे हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो, देखिए मैंने बताया नाम से काम, जैसा नाम वैसा काम, आरबीओ में यही चीज चलती है, जैसा नाम रहता है वैसा काम रहता है। तो रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, मतलब ऐसा आरबीओ जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ध्यान दीजिए, पंक्ति आरबीओ मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो। अभी इसके बाद आएगा कालम आरबीओ, तो मतलब ठीक, कालम मैट्रिक्स, स्तंभ आरबीओ मतलब ऐसा आरबीओ जिसमें केवल एक कालम हो। तो अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रो मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। देखिए जिसमें केवल एक रो, 1 2 0 11 15 16, देखिए इसमें केवल एक रो है, कालम से मतलब नहीं है। यहाँ से कालम से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, रो से। तो यहाँ पे एक रो है और 4 2 6 कालम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रो मैट्रिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक रो है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वीडियो को एक बार फिर देख लें कैसे चल रहा है। अच्छा ठीक है, चल रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये आप हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे 0x a, ठीक है। ये भी देखिए एक रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें केवल एक रो है, ठीक, क्योंकि इसमें केवल एक रो है। तो डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि विच दैट मैट्रिक्स विच हैव only one number of only one number of, ठीक है, only one number of रो, ठीक है। ऐसा आरबीओ जिसमें केवल एक रो हो, उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। अगर इतना पता है तो आप, ठीक है, अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है ना कि ऑप्शनल में आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि ये कौन सा आरबीओ है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ जाएगा। तो ऐसे आपको दे देंगे और नीचे लिख देंगे आप पंक्ति आरबीओ, स्तंभ आरबीओ, ठीक है, वर्ग आरबीओ, हॉरिजॉन्टल आरबीओ, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो पंक्ति आरबीओ है वो हमेशा आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। देखिए पंक्ति आरबीओ को हम लोग कैसे लिख रहे थे, 1 2 3 मान लेते हैं, ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। और ध्यान दीजिए इसमें यम का मान जो है यन से कम भी है, और जब यम का मान यन से कम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, लेकिन मेनली क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस, जब उसमें यम का मान 1 हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इस चीज को नोटिस कर लीजिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है रो मैट्रिक्स, जिसमें यम का मान 1 होता है। क्लियर, सोचिएगा इस बात पे, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, इसकी कॉलम मैट्रिक्स की, COLM, कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0, ठीक है, AXA, ये कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि केवल इसमें एक कॉलम है। यहाँ पे आपको पंक्तियों से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, कॉलम से। एक कॉलम जहाँ दिखे आप कह दीजिएगा ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, X1 15, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 16। ये देखिए ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है, एक कॉलम होना चाहिए बस, ठीक है, एक कॉलम है। ऐसे देखिए ध्यान रखिए बस, और कुछ दिखाई दे रहा है कॉलम में नहीं, तो एक कॉलम हो गया और एक कॉलम हो गया तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, ठीक है, डिफिनीशन लिख लीजिए क्या, कि दैट मैट्रिक्स विच हैव only one number of कॉलम, ठीक है। ऐसा आरबीओ जिसके पास केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें यम का मान जो है यन से कम है, ठीक है, इसमें यम का मान जो है
सॉरी यम का मान जो है एम से ज़्यादा है, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स डिफिनेशन भी यही कहता है कि यम का मान जो है एम से ज़्यादा होना चाहिए, तो यम का मान एम से ज़्यादा है भी, और ये आपका जो है वर्टिकल मैट्रिक्स है। जैसे वहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस था रो मैट्रिक्स, वैसे यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल एक कॉलम होते हैं, ठीक है, और वहाँ केवल एक रो होता था। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है रो मैट्रिक्स, और वर्टिकल मैट्रिक्स का वर्टिकल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल एक कॉलम है, तो ये चीज़ हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा, स्पेशल केस है किसका, वर्टिकल मैट्रिक्स का, इसका वर्टिकल मैट्रिक्स का, और उसमें आप लोग लिख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का स्पेशल केस, ठीक है। यहाँ ये जो है वर्टिकल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, एम इज ग्रेटर देन एन। देख लीजिए यहाँ पे एम का मान एन से ज़्यादा है, एम का मान मतलब 4 रो, एन का मान मतलब 1, ठीक है। तो नोट कर लिया ना आपने इसको, देखिए। अच्छा, वीडियो पास करिए, नोट करिए, चलिए ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बहुत गजब, उसका नाम है नल मैट्रिक्स, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स मतलब 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलते हैं 0, ठीक है। 0 मैट्रिक्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सभी एलिमेंट 0 हों, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सभी एलिमेंट 0 हों, उसे हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इसे मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये, ठीक है, जिसके एलिमेंट गोल लड्डू, और अगर गोल लड्डू अगर सभी मिलता है, ठीक है, तो आपका वो हो जाता है नल मैट्रिक्स, ठीक है। सभी आपको गोल लड्डू मिलने चाहिए, तो ये हो गया। और एक देख लेते हैं 0 0। देखिए हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अरेंजमेंट है, ठीक है। कोई हम लोग सीरीज यूरीज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केवल एक अरेंजमेंट है। तो ये देखिए, ये भी अपने पास क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, उससे आप अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। बाकी मेन अपना क्या टॉपिक है कि ये देखिए सभी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी 0 हैं, और सभी 0 हो गए तो उसे हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और उस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कोई भी एक स्केलर मिल गया, यानी नॉन 0 मिल गया, तो वो ऑब्जेक्ट आप उसको जो है नॉन मतलब 0 मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास है 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है नल मैट्रिक्स नहीं है, सभी एलिमेंट 0 है, लेकिन एक एलिमेंट 0 नहीं है। कोई भी अगर एक एलिमेंट 0 नहीं हुआ, मतलब नॉन 0 है, स्केलर है, तो वह आपका नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। नल मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स शुड बी 0, शुड बी 0 मतलब मस्ट बी 0, ठीक है। मस्ट बी का मतलब होता है कि होने ही चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर मैट्रिक्स मस्ट बी 0 मतलब 0 होने चाहिए। देखिए इसमें ये जो नॉन 0 मिल गया, मतलब ये मतलब मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। इसमें देखिए 0 0 ये नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या मतलब आप समझ गए होंगे आप, ठीक है, आप खुद बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए इसी डिफिनीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट, इसको लिख लीजिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते चलिए, क्या आप वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है। एवरी एलिमेंट प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, मतलब वह सभी एलिमेंट जो किसी मैट्रिक्स में उपस्थित हैं उनका 0 होना चाहिए, तभी वो आपका नल मैट्रिक्स होगा। वही लिखने जा रहा हूँ, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स, ठीक है, इन ए मैट्रिक्स मस्ट बी 0, क्या चीज मस्ट बी 0, ठीक है, मस्ट बी 0 मतलब कि कोई भी आप दो, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आपका वो नल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको लोग नोट कर लीजिए, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं उनके स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। और जान लीजिए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का जान है, आप समझिए पूरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, मतलब कि जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे पूरा वहीं से आएंगे। और डिटर्मिनेंट जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है वो तो पूरा आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मतलब एक एक्सटेंट रूप ऐसा समझ सकते हैं वो है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नाम से मैंने बताया काम, जैसा नाम वैसा काम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होगी, सोच लीजिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो सकता है,
ऐसा आप भी मतलब वर्ग आप भी है। इसका मतलब क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसका यहाँ पे बीजगणित में। इसका मतलब ऐसा आप भी जिसमें पंक्तियों की संख्या कालम की संख्या के बराबर होगी, और जब पंक्तियों की संख्या कालम की बराबर होगी तो उसे हम लोग वर्ग आप भी करते हैं। यही डिफिनेशन है। तो एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं वीडियो की क्वालिटी को देख लेता हूँ, उसके बाद फिर शुरू करता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कालम की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, आप लोग इसमें नोटिस कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोटिस कीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स में दैट m इक्वल टू n। m इक्वल टू n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ n। उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अपने पास 0 0 और 1 1। देखिए इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी ये जो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है, 2 2 2 लिखा हुआ है, 3 3 3 लिखा हुआ है। ये जो है 3 क्लास में 3 आर्डर का है। 3 पंक्तियां हैं और 3 जो है कॉलम है। 3 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, आप लोग हमको बताइए कि ये जो है कैसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है और इसका आर्डर क्या है। आप लोग पहले कॉपी में लिख लीजिए, अभी मैं बताने वाला हूँ तो आप बताइएगा। ठीक, एग्जैक्टली राइट। ये आपका सही हुआ नहीं है, अगर सही हुआ तो भाई अच्छी बात है, नहीं सही हुआ तो आप लोग पीछे अच्छे से देखिए। देखिए इसमें देखिए एक रो है और एक कॉलम है, एक रो है एक कॉलम है। इसका मतलब इसका आर्डर है 1 क्रॉस 1। इस एक रो है और एक कॉलम है, पहली चीज। दूसरी चीज इसका आर्डर 1 क्रॉस 1 का है, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है। तो अब देखिए ये आपका हो गया क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं एक काफी चर्चित टर्म है जिसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है डायगोनल। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, एक मान लेते हैं वर्ग है। ठीक, तो एक कोने से चलिए अगले कोने तक सामने, और इस कोने से चलिए अगले कोने तक सामने, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, अब देखिए मतलब डायगोनल, अब यहाँ पर भी इसी तरीके से डिफाइंड है। एक मैट्रिक्स है, उसमें एक कोने से एक कोने तक चलिए, एक कोने से एक कोने तक चलिए, उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल। और उसमें कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आर्डर 2 क्रॉस 2 का है। और दूसरा चीज ये कि इसमें आप देखिए ये डायगोनल हो गया, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है कि नहीं। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है। प्रिंसिपल डायगोनल वह डायगोनल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल वह डायगोनल होता है जो पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से शुरू होकर के लास्ट वाले कॉलम के लास्ट रो के एलिमेंट तक चलता है। पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से शुरू होकर के लास्ट वाले कॉलम के, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम के लास्ट वाले रो के एलिमेंट तक चलता है। लास्ट कॉलम के लास्ट रो के एलिमेंट तक चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे इसमें देखिए ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले रो पहले कॉलम पे चलने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका कोई नाम नहीं दिया गया है और ना ही इसका कोई प्रयोग है। ठीक है, इसी का नाम दिया गया है और इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट, पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट से चल करके लास्ट वाले कॉलम के लास्ट वाले रो के एलिमेंट तक जो चले उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आप लिख लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल इज ओनली डिफाइंड फॉर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल इज ओनली डिफाइंड, ठीक है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए डिफाइंड है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है इसको हम लोग बात करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। कैसे, अब देखिए मान लीजिए कि अपने पास ये एक मैट्रिक्स है 0 0 1 1 2 3, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल इसके लिए क्यों डिफाइंड है इसको चर्चा करते हैं। देखिए डायगोनल का मतलब एक कोने से लेकर के अगले कोने तक चलो, यहाँ से लेकर चलो यहाँ तक, ये हुआ, ये हो गया डायगोनल। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल क्योंकि ये पहले से चल करके लास्ट के लास्ट तक चला हुआ है। ठीक है, पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट से चल करके लास्ट वाले कॉलम के लास्ट रो के एलिमेंट तक चला हुआ है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। लेकिन क्या इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल है, क्या प्रिंसिपल डायगोनल इस आव्यूह के लिए डिफाइंड है, चर्चा करते हैं। देखिए कैसे चेक करते हैं, आपको चेक करना है कि उस आव्यूह में जितने रो हैं या जितनी कॉलम है, तो हर एक रो या हर एक कॉलम का कम से कम एक एलिमेंट, भाई मतलब एक एलिमेंट तो आना ही है, मतलब एक एलिमेंट आना चाहिए, कम से कम नहीं मतलब एक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए। जैसे देखिए इस रो का
यहाँ पे देखिए एक एक एलिमेंट प्रेजेंट है। इस रो का देखिए एक एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। इस रो साइंटिस्ट है, खैर इस रो नहीं, इस रो का ये पहला एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। कॉलम में देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। इस वाले कॉलम में जब आप देखते हैं तो इसका कोई भी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में लाई नहीं कर रहा है। जब किसी रो या किसी कॉलम का कोई भी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल नहीं, किसी डायगोनल में जब मतलब लाई नहीं करता है तो उसमें हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप जस्ट इमेजिन करके सोचिए हाँ ये प्रिंसिपल डायगोनल है, मैं कहूँगा आप चेक करिए, तो चेक करेंगे तो यहाँ तो आपने चेक कर दिया, ठीक है। यहाँ जैसे आप आए तो यहाँ दूसरे कॉलम में आप फंस गए, क्योंकि उसका कोई भी जो एलिमेंट था उस डायगोनल में लाइन नहीं कर रहा था, जिसके कारण हम लोग उसको प्रिंसिपल डायगोनल, उसमें हम प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो आपको, ठीक है। और देखिए मान लीजिए 2 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, ठीक है। देखते हैं कि ये इसमें प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइंड है कि नहीं। इसका एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका एलिमेंट ओहो कोई नहीं प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट नहीं है तो प्रिंसिपल डायगोनल आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस लिए जो है प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट से चल करके लास्ट वाले कॉलम के लास्ट वाले रो के एलिमेंट तक चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये हो गया अपना प्रिंसिपल डायगोनल। अब हम लोग बात करते हैं एक टर्म जिसका नाम है ट्रेस। इसका नाम है ट्रेस। ट्रेस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी आव्यूह होता है उसका कोई मान नहीं होता है। जैसे आपसे कोई कहता है कि इस आव्यूह का मान आपको बताइए, आप उनसे कह दीजिएगा कि सर आव्यूह का मान डिफाइंड नहीं होता है। आव्यूह एक व्यवस्था है, उसका कोई मान नहीं होता है, उसका एक आर्डर होता है, ठीक है। आव्यूह का मान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेस का कैसा वर्ड है, देखिए ट्रेस क्या होता है, ट्रेस प्रिंसिपल डायगोनल में जितने एलिमेंट उपस्थित होते हैं उनका एडिशन है। यहाँ पे एक वैल्यू आती है। लेकिन ट्रेस अगर पूछता है, ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका आप एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है। ट्रेस फिर क्या चीज है, ट्रेस ऐसी चीज है जो किसी जो प्रिंसिपल डायगोनल में उपस्थित एलिमेंट की एडिशन से आती है, बट मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास 1 1 एंड 2 3 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके स्क्वायर मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइंड है, प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइंड है। तो इस आव्यूह का जो ट्रेस होगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये मतलब मान लेते हैं कि ये आव्यूह का नाम ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रेस ए हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेस का मतलब ये आव्यूह का वैल्यू नहीं है, ट्रेस का मतलब आव्यूह की वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ट्रेस अपने में एक अलग टर्म है जो ये डिफाइन करता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट उपस्थित है उनका एडिशन, ठीक। आव्यूह क्या है, एक व्यवस्था है। तो अब देखिए यहाँ पे आप ट्रेस के नीचे लिख लीजिए कि ट्रेस इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों डिफाइंड है ट्रेस स्क्वायर के लिए, क्योंकि ट्रेस प्रिंसिपल डायगोनल से संबंधित है, प्रिंसिपल डायगोनल में उपस्थित एलिमेंट्स का एडिशन है। अब जब ट्रेस जो प्रिंसिपल डायगोनल है जब वो नॉन स्क्वायर के लिए डिफाइंड ही नहीं है तो ट्रेस क्या वहाँ डिफाइंड होगा, नहीं। इसीलिए आपका ट्रेस भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर से ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि ट्रेस प्रिंसिपल डायगोनल से संबंधित होता है और प्रिंसिपल डायगोनल वही डिफाइंड होता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आई होप आप उसको समझ गए होंगे, ठीक है। ये चीज होता है ट्रेस। ट्रेस मैंने लिखा है ना, सम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ट्रेस ऑफ मतलब मैट्रिक्स का ट्रेस जो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से है, ट्रेस ऑफ दैट। मान लीजिए मैट्रिक्स का नाम भी होता है तो वहाँ आप भी लिख देते हैं, सिंपल सा। तो क्लियर नहीं क्लियर कि आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है जिसमें m = n होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट से शुरू होकर के लास्ट वाले कॉलम के लास्ट रो के एलिमेंट तक चलता है, उसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जो दूसरा वाला डायगोनल होता है उसका कोई महत्व नहीं है। प्रिंसिपल वाले डायगोनल में जितने एलिमेंट होते हैं अगर आप उनका एडिशन कर देते हैं तो वो ट्रेस के बराबर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक यहाँ पे चीज छूट गया, उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा हमको बताइए
कि अच्छा नहीं हो गया ना, मैंने आपसे पूछा जैसे कि एक जो है मान लीजिए इस तरीके से है, अभी मैंने शायद बताया था तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी मैंने इसको बताया तो वही चीज़ था, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये और ये जो है ये लोवेस्ट आर्डर का, सबसे लोवेस्ट आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पूछता है कोई कि स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एक ऐसा स्क्वायर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लोवेस्ट आर्डर का आप मैट्रिक्स बनाइए, बताइए लोवेस्ट आर्डर का आप स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए। तो 1x1 जो है लोवेस्ट आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद 2x2, 3x2, 3 4x4 ऐसा चलता रहता है। तो 1x1 जो है लोवेस्ट आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ज़्यादा लर्न करना है, क्योंकि पूरा आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो है ये पूरा इसी पे बेस है, ठीक है। अब हम लोग इसी पे अपना इस वीडियो को खत्म करते हैं। और देखिए अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रकार, जिसमें आपका डायगोनल मैट्रिक्स आता है और आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है और आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो में बस यहीं तक। और जाने से पहले यही कहूँगा कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ाते रहो। थैंक यू।